हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल क्रिमिनोलॉजी ज्ञान। आज की वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेस एक्ट, जिसे शॉर्ट में पॉक्सो एक्ट भी कहा जाता है, जो कि 2012 में आया था। इस वीडियो के अंदर हम सिंपल एक्सप्लेनेशन पढ़ने वाले हैं। जो भी प्रोविजंस दिए हुए हैं पॉक्सो एक्ट के अंदर, उसका एक बहुत ही ब्रीफ आइडिया मैं आपको देने वाली हूँ, ताकि आपको एक आइडिया हो जाए कि इस एक्ट के अंदर क्या क्या चीजें हमें दी गई हैं, क्या क्या न्यू चीजें जो है वो जो आईपीसी से हटकर प्रोविजंस दिए हैं वो क्या चीजें हैं, वो हमें इसका एक आइडिया हो जाएगा। ऑल्सो इस वीडियो के अंदर मैंने सेक्शंस को मेंशन नहीं किया है फॉर योर इजी अंडरस्टैंडिंग, क्योंकि मोस्टली जो एग्जाम्स होते हैं उसमें आपका जो कॉन्सेप्ट कितना क्लियर है उस पर मेन फोकस किया जाता है ना। तो इधर मैंने इस वीडियो में सेक्शंस नंबर को मैंने अवॉइड किया है। मेरा मेन फोकस है आपको चीजों को समझाना। तो ये मैंने एक सीक्वेंस वाइज चीजों को अरेंज किया है ताकि आप इस एक्ट को बेहतर तरीके से समझ पाए। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि ये पॉक्सो एक्ट लाया क्यों गया था और कब लाया गया था। पॉक्सो एक्ट का फुल फॉर्म है प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेस एक्ट, और ये जो एक्ट है वो 2012 में लाया गया था, ताकि जो भी बच्चों के अगेंस्ट जो भी सेक्सुअल ऑफेंसेस होते हैं उसको डील करने के लिए, उसको इफेक्टिवली डील करने के लिए इस एक्ट को लाया गया। ऑल्सो अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और साथ में लगे बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, ताकि मेरी तरफ से आए किसी भी नोटिफिकेशन को आप मिस ना करें। नेक्स्ट आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है कि इस एक्ट को कब पास किया गया था और कब फोर्स में लाया गया था। तो इस एक्ट को पास किया गया था जून 19, 2012 में, और ये नवंबर 14, 2012 से फोर्स में आ गया था। यानी कि इसके जितने भी सेक्शंस हैं अब वो एप्लीकेबल हैं कब से, नवंबर 14, 2012 से। ये डेट आपको कैसे याद रखनी है, चिल्ड्रंस डे के दिन बच्चों के लिए ही ये एक्ट बनाया गया, तो उससे आप इसको रिलेट कर सकते हैं। अब क्योंकि ये बच्चों से रिलेटेड एक्ट है तो इसमें बच्चे को, मतलब चाइल्ड किसे कहा जाएगा वो डिफाइन करना जरूरी है। तो इस एक्ट में चाइल्ड को डिफाइन किया गया है, ऐसा कोई भी पर्सन जिसकी उम्र 18 वर्ष से कम है वो बच्चा कहलाएगा या फिर चाइल्ड कहलाएगा। ठीक है। अब ये चाइल्ड जो है वो मेल या फीमेल कोई भी हो सकता है। तो इसीलिए पॉक्सो जो क्या है, एक जेंडर न्यूट्रल लॉ है, यानी ऑफेंडर भी मेल फीमेल कोई भी हो सकता है और विक्टिम भी जो है वो मेल फीमेल कोई भी हो सकता है। उन सभी के लिए इसमें जितने भी सेक्शन वो सब एप्लीकेबल है, तो इसीलिए ये जेंडर न्यूट्रल लॉ कहलाया जाएगा। इस लॉ के अंदर ये जो स्टेट्यूट है इसके अंदर 9 चैप्टर्स हैं और 46 सेक्शंस हैं। और ये जो एक्ट है इसके अंदर जो पनिशेबल कैटेगरीज हैं वो 3 ब्रॉड कैटेगरीज में डिवाइडेड है। पहला है सेक्सुअल असॉल्ट को लेकर चीजों को डिस्कस किया गया है, सेक्सुअल हरासमेंट के बारे में इसमें डिस्कशन किया गया है, और अगर आप किसी बच्चे को चाइल्ड पोर्नोग्राफी के लिए यूज करते हैं तो उसके लिए क्या पनिशमेंट है वो भी इसमें डिफाइंड है। तो ये जो 9 चैप्टर मैंने आपको बताए तो वो किस वे में अरेंज है वो मैं आपको बता देती हूँ। जैसे चैप्टर 1 जो है वो प्रिलिमिनरी डिस्कशन करता है, चैप्टर 2 सेक्सुअल ऑफेंसेस अगेंस्ट चिल्ड्रन की बात करता है, चैप्टर 3 में बात करते हैं अगर आप किसी बच्चे को पोर्नोग्राफिक पर्पस के लिए यूज कर रहे हैं और उसके लिए क्या पनिशमेंट रहने वाली है वो चैप्टर 3 में डिफाइंड है। चैप्टर 4 के अंदर हम बात करते हैं कि अगर आप अबेटमेंट कर रहे हैं या अटेम्प्ट कर रहे हैं उस ऑफेंस को करने का तो क्या पनिशमेंट रहने वाली है। चैप्टर 5 में अगर आप केसेस को रिपोर्ट करते हैं तो वो प्रोसीजर क्या रहने वाला है, चैप्टर 5 में उसका डिस्कशन है। चैप्टर 6 के अंदर अगर बच्चे का हम स्टेटमेंट रिकॉर्ड करते हैं तो उसका क्या प्रोसीजर रहने वाला है वो चैप्टर 6 के अंदर है। चैप्टर 7 के अंदर स्पेशल कोर्ट्स के बारे में बात करेगी, जहां पर ये पॉक्सो रिलेटेड केसेस को डील किया जाता है। चैप्टर 8 के अंदर हमारी बात होती है स्पेशल कोर्ट्स के पास क्या पावर्स हैं, क्या प्रोसीजर रहने वाला है और क्या एविडेंस को रिकॉर्ड करने का प्रोसीजर है, वो सब चीजें चैप्टर 8 के अंदर डिस्कस है। एंड चैप्टर 9 के अंदर जो इधर उधर की जो चीजें हैं जो मिसलेनियस कैटेगरी में आते हैं वो सब चैप्टर 9 में डिस्कशन है, और फिर अंत में जो है शेड्यूल है। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं सेक्सुअल असॉल्ट की। सेक्सुअल असॉल्ट क्या होता है कि देखो, जब आप एक्ट देखोगे तो सेक्सुअल असॉल्ट सबसे पहले डिफाइंड नहीं है। सबसे पहले आपको पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट इस बारे में डिस्कशन है, लेकिन मैं सबसे पहले आपको सेक्सुअल असॉल्ट से स्टार्ट करा रही हूँ ताकि आपको इजी समझ में आए चीजें। सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ कि सेक्सुअल असॉल्ट क्या होता है। अगर आप बच्चे के प्राइवेट पार्ट को टच करते हैं विद सेक्सुअल इंटेंट, इंटेंशन होना चाहिए है ना, सेक्सुअल इंटेंट से अगर आप बच्चे के प्राइवेट पार्ट्स को टच करते हैं तो वो सेक्सुअल असॉल्ट है। अगर यहाँ पर सेक्सुअल इंटेंट
को फोकस में लाना ज़रूरी है, इसीलिए क्योंकि हो सकता है कि एक माँ अपने बच्चे को नहला रही है, उस वे में वो अगर उसके प्राइवेट पार्ट को टच करती है, तो वहाँ पे उसका क्या सेक्सुअल इंटेंट नहीं है, लेकिन वो बच्चे के प्राइवेट पार्ट को टच कर रही है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि जो मदर है उन्होंने सेक्सुअल असॉल्ट किया है, ठीक है? तो इसीलिए ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है कि सेक्सुअल इंटेंट होना ज़रूरी है। अगर सेक्सुअल इंटेंट के साथ अगर आप बच्चे के प्राइवेट पार्ट्स को टच करते हैं, तो वो सेक्सुअल असॉल्ट की कैटेगरी में आएगा। नेक्स्ट, अगर कोई पर्सन सेक्सुअल इंटेंट के साथ बच्चे को किसी और के प्राइवेट पार्ट को टच करने के लिए कहता है या फिर अपने ही प्राइवेट पार्ट को टच करने के लिए कहता है, तो ये भी सेक्सुअल असॉल्ट की कैटेगरी में आएगा। थर्ड चीज जो इंपॉर्टेंट है याद रखने के लिए वो ये है कि इसमें पेनिट्रेशन इन्वॉल्व नहीं होगा। अब पेनिट्रेशन क्या होता है? पेनिट्रेशन जहां पर भी बच्चे के बॉडी के अंदर किसी भी ऑब्जेक्ट या पार्ट ऑफ बॉडी को इंसर्ट किया जाता है, उसे पेनिट्रेशन कहा जाता है। कोई भी ऐसा एक्ट जहां जो कि सेक्सुअल इंटेंट के साथ बच्चे को फिजिकल कांटेक्ट करने के लिए यूज किया जा रहा है, उसे सेक्सुअल असॉल्ट कहेंगे, ठीक है? अगर कोई पर्सन सेक्सुअल असॉल्ट कमिट करता है तो उसके लिए पनिशमेंट क्या रहने वाली है? मिनिमम 3 इयर्स का इम्प्रिजनमेंट है, जो कि 5 साल तक एक्सटेंड हो सकता है, और इसके अलावा उस पर्सन को जो है फाइन भी देना पड़ सकता है, ठीक है? इसमें कंपलसरी फाइन नहीं है, लेकिन फाइन भी देना पड़ सकता है। और ये जो फाइन रहने वाला है वो इतना होगा, वो उसका अमाउंट कैसे डिसाइड होगा कि जो विक्टिम है उसका रिहैबिलिटेशन और जो भी मेडिकल फैसिलिटीज जो विक्टिम को रिकवर होने के लिए चाहिए उतना उसको मिलना चाहिए, ठीक है? तो इतना अमाउंट उसका जो है वो फाइन का रहता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट की। अभी हमने सेक्सुअल असॉल्ट पढ़ा, अब हम बात कर रहे हैं पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट की। पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट जो है वो सेक्सुअल असॉल्ट से थोड़ा ज्यादा सीरियस ऑफेंस है, ठीक है? अब इसके अंदर क्या होता है कि अगर कोई भी पर्सन अपना पेनिस, वेजाइना, माउथ, एनस या यूरेथ्रा बच्चे के इन ऑर्गन्स में डालता है, या फिर बच्चे को ऐसा कहता है उसके साथ करने के लिए या किसी और पर्सन के साथ करने के लिए, तो इसको हम पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट में काउंट करेंगे। पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट क्या होगा? जिसमें पेनिट्रेशन का जो कंपोनेंट है वो इन्वॉल्व होगा। आप या तो बच्चे के ऑर्गन्स में, वेजाइना, माउथ, एनस या यूरेथ्रा में अपना कोई बॉडी पार्ट डाल रहे हैं या फिर कोई ऑब्जेक्ट डाल रहे हैं, तो भी जो है वो पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट के अंदर आएगा। सेकंड पॉइंट क्या कहता है कि अगर आपने बच्चे के माउथ, वेजाइना, एनस या यूरेथ्रा में कोई ऑब्जेक्ट पेनिट्रेट किया है, कोई ऑब्जेक्ट डाला है, या फिर बच्चे को ऐसा कहा है कि वो आपके साथ करे या फिर किसी और पर्सन के साथ करे, तो वो भी पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट के अंदर आएगा। इसके अलावा थर्ड पॉइंट क्या है कि अगर आपने अपना माउथ बच्चे के वेजाइना, माउथ, एनस या यूरेथ्रा में डाला है, या फिर बच्चे को अपने साथ ऐसा करने के लिए कहा है, या फिर किसी और पर्सन के साथ बच्चे को कहा है कि आप ऐसा करो, तो वो क्या होगा? पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट के अंदर काउंट होगा। अब इसके लिए जो पनिशमेंट रहने वाली है वो ऑब्वियसली सेक्सुअल असॉल्ट से थोड़ी हीनियस पनिशमेंट रहने वाली है। तो यहाँ पर जो आप इम्प्रिजनमेंट मिलने वाला है वो मिनिमम 10 इयर्स का इम्प्रिजनमेंट रहेगा, विच मे एक्सटेंड टू लाइफ इम्प्रिजनमेंट विद फाइन। यहाँ पर जो फाइन है वो कंपलसरी है, और मिनिमम कितने साल का पनिशमेंट है? इम्प्रिजनमेंट 10 साल का, ठीक है? पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट अगर आप किसी ऐसे बच्चे के साथ करते हैं जो 16 साल से कम उम्र के हैं, तो उस केस में इम्प्रिजनमेंट जो मिनिमम रहने वाला है वो 20 साल का इम्प्रिजनमेंट रहने वाला है, और वो एक्सटेंड हो सकता है कब तक? लाइफ इम्प्रिजनमेंट तक विद फाइन। यहाँ पे फाइन भी जो है कंपलसरी है। अब यहाँ पे जो लाइफ इम्प्रिजनमेंट टर्म जो लिया गया है, इसका मतलब ये है कि पर्सन जब तक उसकी नेचुरल लाइफ है, पर्सन जब तक जिंदा रहेगा तब तक उसको इम्प्रिजनमेंट में रहना पड़ेगा। इसमें यहाँ पर लाइफ इम्प्रिजनमेंट का ये मतलब है। जो यहाँ पर जो फाइन इम्पोज किया जाएगा वो इतना होगा कि विक्टिम के जितने भी मेडिकल और रिहेबिलिटेशन एक्सपेंसेस है वो कंप्लीट हो जाए। नेक्स्ट हम बात करते हैं एग्रीवेटेड सेक्सुअल असॉल्ट और पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट। एक्ट के अंदर ये दोनों चीजों को अलग अलग डिफाइन किया गया है। सारे कंपोनेंट सेम है, बट एक जैसे पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट है तो उसमें पेनिट्रेशन का कंपोनेंट भी आ जाएगा, और सेक्सुअल असॉल्ट जैसे मैं आपको पहले भी समझा चुकी हूँ, सेक्सुअल असॉल्ट जो अभी हमने पहले पढ़ा वो कंपोनेंट्स है। तो हमें जो मेन टर्म यहाँ पर समझना है वो है एग्रेवेटेड। जब भी किसी ऑफेंस के आगे एग्रेवेटेड टर्म लग जाता है, इसका मतलब वो जो ऑफेंस है वो ज्यादा सीरियस हो गया है और उसके लिए जो पनिशमेंट होगी वो ज्यादा होनी चाहिए, ठीक है? तो जो एग्रेवेटेड सेक्सुअल असॉल्ट या पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट है वो सर्टेन पर्सन द्वारा सर्टेन सर्कमस्टांसेस में किए जाते हैं। तो कुछ आपको इस एक्ट के अंदर लिस्ट दे रखी है
कि अगर ये पर्सन इस सर्कमस्टेंस में इस तरीके का ऑफेंस करता है तो उसको जो है एग्रेवेटेड सेक्सुअल असॉल्ट के अंदर काउंट किया जाएगा। तो ये लिस्ट में जैसे सबसे पहले क्या है, द ऑफेंस इज कमिटेड बाय अ पुलिस ऑफिसर। अगर कोई पुलिस ऑफिसर है और उसने सेक्सुअल असॉल्ट या पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट किया है तो वो ऑटोमेटिकली वो जो एग्रेवेटेड पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट में काउंट होगा। तो यहाँ पर उन्होंने मेंशन कर दिया कि पुलिस ऑफिसर अगर वो ऑफेंस कर रहा है तो वो एग्रेवेटेड में चला जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्या कहा है, अगर कोई आर्म फोर्स का या सिक्योरिटी फोर्स का मेंबर है उसने ये ऑफेंस किया है तो ये भी एग्रेवेटेड में चला जाएगा। उसके बाद अगर कोई पब्लिक सर्वेंट है वो अगर इस तरीके का ऑफेंस करता है तो वो भी एग्रेवेटेड सेक्सुअल असॉल्ट में चला जाएगा। सेक्सुअल असॉल्ट, पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट अगर कोई एक ऐसा पर्सन कर रहा है जो कि किसी जेल में या फिर रिमांड होम में या फिर मैनेजमेंट का स्टाफ है या फिर प्रोटेक्शन होम का स्टाफ है या फिर कोई भी ऐसा प्लेस जहाँ पे प्लेस ऑफ कस्टडी या फिर केयर, प्लेस ऑफ केयर, वहां का कोई पर्सन है, स्टाफ है और वो उस पर्सन के साथ जो है उस इनमेट के साथ ऐसी हरकतें करता है तो वो भी एग्रेवेटेड असॉल्ट में जाएगा। नेक्स्ट है, अगर कोई हॉस्पिटल का मैनेजमेंट में अगर कोई पर्सन है या हॉस्पिटल का ही कोई स्टाफ है और वो हॉस्पिटल में ही किसी बच्चे के साथ इस तरीके का एक्ट करता है, सेक्सुअल असॉल्ट करता है या फिर पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट करता है तो वो क्या हो जाएगा, ऑटोमेटिकली एग्रेवेटेड ऑफेंस में चला जाएगा। ठीक है। अब यहाँ पर जो हॉस्पिटल है वो प्राइवेट और गवर्नमेंट दोनों हो सकते हैं। ठीक है। नेक्स्ट इज, अगर कोई ऐसा पर्सन जो किसी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन या किसी रिलीजियस इंस्टीट्यूशन का स्टाफ है या मैनेजमेंट का पर्सन है और वो इंस्टीट्यूशन में रहते हुए बच्चे के साथ इस तरीके की कोई गलत हरकत करता है तो वो भी क्या हो जाएगा, इस एक्ट के अंदर पनिशेबल होगा। नेक्स्ट है, गैंग सेक्सुअल असॉल्ट अगर किया जाता है या फिर गैंग पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट किया जाता है, जिसमें गैंग से हम क्या समझते हैं कि एक से ज्यादा जब लोग या फिर एक से ज्यादा लोगों का ग्रुप बच्चे के साथ इस तरीके की हरकत करता है उसको इस सेक्शन, इस ऑफेंस के अंडर रजिस्टर किया जाएगा। अगर बच्चे को किसी तरीके का हार्म पहुंचाने के लिए या फिर बच्चे को मारने के लिए किसी डेंजरस वेपन का यूज किया जाता है तो वो भी एग्रेवेटेड सेक्सुअल असॉल्ट में काउंट होगा। इसके अलावा अगर जो ऑफेंस किया गया है उसकी वजह से बच्चा फिजिकली या मेंटली डिसेबल हो गया है या फिर उसे एचआईवी हो गया है या फिर कोई ऐसा इन्फेक्शन या लाइफ थ्रेटनिंग डिजीज हो गया है तो उस केस में भी उसको इस सेक्शन के अंडर रजिस्टर किया जाएगा। नेक्स्ट और क्या बताया गया है कि अगर कोई बच्चा है जो फिजिकली या मेंटली डिसेबल है उसके साथ अगर आपने इस तरीके का ऑफेंस किया है तो आप इस सेक्शन में रजिस्टर किए जाएंगे। इसके अलावा अगर आप बच्चे पर रिपीटेड सेक्सुअल असॉल्ट कर रहे हैं या रिपीटेड पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट कर रहे हैं तो भी आपको इसमें काउंट किया जाएगा। नेक्स्ट चीज, अगर बच्चा 12 साल से कम उम्र का है तब भी इसे एग्रेवेटेड के अंदर काउंट किया जाएगा। अगर ऑफेंस करने वाला कोई ऐसा पर्सन है जो बच्चे के साथ सेम घर में रहता है या बच्चे का ही कोई रिलेटिव है तो भी इसको एग्रेवेटेड के अंडर काउंट किया जाएगा। या फिर जो ऑफेंस है वो करने वाला किसी इंस्टीट्यूशन का स्टाफ है या फिर ओनर है तो वो भी एग्रेवेटेड के अंडर काउंट होगा। या फिर ये जो ऑफेंस है वो किसी ऐसे पर्सन ने किया है जिस पर बच्चा ट्रस्ट करता है या फिर पोजीशन ऑफ ट्रस्ट या फिर ऐसे पोजीशन में है कि उसने किसी अथॉरिटी होल्ड कर रखी है और उसके बावजूद वो इस तरीके के ऑफेंस करता है तो उसको भी इसमें काउंट किया जाएगा। अगर बच्चा प्रेग्नेंट है और उसके साथ इस तरीके का ऑफेंस किया गया है तो भी उसको एग्रेवेटेड के अंदर काउंट किया जाएगा। अगर किसी तरीके के कम्युनल वायलेंस या सेक्टेरियन वायलेंस के अंडर इस तरीके के ऑफेंस को किया गया है तो भी वो एग्रेवेटेड के अंडर काउंट होगा। अगर ये ऑफेंस कोई एक रिपीट ऑफेंडर कर रहा है यानी कि पहले भी वो पर्सन पॉक्सो के ही किसी सेक्शन के अंडर रजिस्टर हुआ है या फिर किसी सेक्सुअल ऑफेंस के अंडर अगर उस पर्सन को रजिस्टर किया गया है और उसके बावजूद वो पर्सन दोबारा इस तरीके के एक्ट को कर रहा है तो भी ये एग्रेवेटेड के अंडर काउंट होगा। इसके अलावा अगर बच्चे के साथ उसने सेक्सुअल असॉल्ट किया, पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट किया और उसके बाद बच्चे को नेकेड पब्लिक में घुमाया तो उस या फिर उसको कपड़े उतारने के लिए मजबूर किया तो इस तरीके के एक्ट को भी एग्रेवेटेड सेक्सुअल असॉल्ट के अंदर काउंट किया जाएगा। अगर एग्रेवेटेड सेक्सुअल असॉल्ट है तो उसके लिए पनिशमेंट है मिनिमम 5 इयर्स का इम्प्रिजनमेंट जो कि 7 साल तक के लिए एक्सटेंड हो सकता है विद फाइन। और अगर एग्रेवेटेड पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट है तो मिनिमम पनिशमेंट जो है 20 साल का इम्प्रिजनमेंट है। और यहाँ पर नोट करने वाली बात यह है कि जो इम्प्रिजनमेंट है वो रिगरस इम्प्रिजनमेंट रहने वाला है, सिंपल इम्प्रिजनमेंट नहीं। ये एक्सटेंड हो सकता है लाइफ इम्प्रिजनमेंट के लिए विद फाइन, जहां पर फाइन का मतलब है
कि जो भी विक्टिम है उसके मेडिकल एक्सपेंसेस और जो भी उसके रिहेबिलिटेशन के रिलेटेड जो भी एक्सपेंसेस होंगे वो सारे उसमें कवर होने चाहिए। नेक्स्ट हम बात करते हैं सेक्सुअल हरासमेंट की। सेक्सुअल हरासमेंट क्या होता है? जब कोई भी एक पर्सन किसी बच्चे को सेक्सुअल इंटेंट के साथ ऐसा कोई वर्ड बोलता है, ऐसा कोई वर्ड बोलता है या ऐसा कोई साउंड निकालता है ताकि वो बच्चे को सुना पाए, या फिर इस तरीके के जेस्चर बनाता है, यानी कि ऐसे इस तरीके से हाव भाव दिखाता है, या फिर अपना बॉडी का कोई पार्ट या ऐसा कोई ऑब्जेक्ट बच्चे को दिखाने के लिए यूज करता है, तो वो भी सेक्सुअल हरासमेंट के अंदर आएगा। यहाँ पे नोट करने वाली बात ये है कि यहाँ पर जो भी चीजें हो रही हैं वो सब सेक्सुअल इंटेंट के साथ होनी चाहिए। यानी कि अगर उसने बच्चे को देखकर सीटी मारी है या फिर बच्चे को देखकर कुछ वल्गर वर्ड बोला है, तो यहाँ पर क्या उस पर्सन का सेक्सुअल इंटेंट होना चाहिए, तो ये सेक्सुअल हरासमेंट के अंदर आएगा। या फिर बच्चे को अपना बॉडी दिखाना, है ना, या फिर बच्चे को पोर्नोग्राफिक पर्पस के लिए कुछ चीजों को शो करना, या फिर बच्चे को फॉलो करना डायरेक्टली या इनडायरेक्टली किसी भी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया या फिर किसी और मीडिया के थ्रू, या फिर बच्चे को जो है धमकी देना कि आप कि बच्चे का कि कोई भी बॉडी पार्ट या रियल या फेक डिपिक्शन करके बच्चे को धमकाना, या फिर उस बच्चे को किसी भी सेक्सुअल एक्ट में इन्वॉल्व करना, ये सब क्या हो जाएगा? सेक्सुअल हरासमेंट के अंदर आएगा। या फिर बच्चे को ललचाना पोर्नोग्राफिक पर्पस के लिए। अब ये ललचाना किसी भी वे में हो सकता है, या तो उसको पैसे देकर हो सकता है, या फिर उसको डरा के धमका कर भी हो सकता है, या फिर कोई और मेथड से भी अगर वो बच्चे को पोर्नोग्राफिक पर्पस के लिए एंटाइज कर रहा है तो वो सेक्सुअल हरासमेंट के अंदर काउंट होगा। इस तरीके के ऑफेंसेस के लिए जो इम्प्रिजनमेंट है वो 3 साल तक के लिए हो सकती है विद फाइन। यहाँ पर भी फाइन कंपलसरी है। नेक्स्ट, बच्चे को पोर्नोग्राफिक पर्पस के लिए जब यूज करते हैं तो बच्चे को किसी भी फॉर्म, जैसे कि टेलीविजन चैनल्स हो गया, इंटरनेट हो गया, या फिर सेक्सुअल ग्रेटिफिकेशन के लिए बच्चे को पोर्नोग्राफी के लिए यूज कर रहे हैं, तो हम उसको जो ऑफेंस के अंदर काउंट करेंगे। अब सेक्सुअल ग्रेटिफिकेशन का मतलब क्या होता है? बच्चे के सेक्सुअल ऑर्गन्स को दिखाना, या फिर बच्चे को, या फिर साइमल्टेड सेक्सुअल एक्ट्स विद और विदाउट पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट के लिए यूज करना, या फिर बच्चे को ऑब्सीन वे में दिखाना, यानी कि बिना कपड़ों के बच्चे को दिखाना, पोर्नोग्राफी के अंदर आता है। इट डजंट मैटर कि आप उसको अपने पर्सनल यूज के लिए करवा रहे हैं ये चीजें, या फिर पब्लिक कंजम्पशन के लिए चीजें ये करवा रहे हैं, इस पर डिपेंड नहीं करता। अगर आपने इनमें से कुछ भी बच्चे के साथ करा है फॉर पोर्नोग्राफिक पर्पस, तो वो इसके अंदर काउंट होगा, ऑफेंस के अंदर काउंट होगा। अब इसके लिए पनिशमेंट क्या है कि मिनिमम 5 साल की सजा है, इम्प्रिजनमेंट, मिनिमम 5 इयर्स की इम्प्रिजनमेंट है विद फाइन। और अगर आप ये दूसरी बार या मतलब सेकेंड टाइम या सब्सिक्वेंट कन्विक्शन करते हैं तो मिनिमम 7 साल की सजा विद फाइन। इसके अलावा अगर आप पोर्नोग्राफिक मटेरियल जिसमें बच्चे का इन्वॉल्वमेंट है उस तरीके के मटेरियल को स्टोर करते हैं तो आपको किस तरीके की सजा मिल सकती है? ठीक है, तो कोई भी पर्सन जो कि जिसके पास पोर्नोग्राफिक मटेरियल है जिसमें बच्चा का इन्वॉल्वमेंट है, ठीक है, मतलब बच्चे से रिलेटेड कोई पोर्नोग्राफी है, तो अगर आप उसको स्टोर करते हैं और आप उसको डिलीट नहीं करते हैं या फिर उसको डिस्ट्रॉय नहीं करते हैं या उसको रिपोर्ट नहीं कर पाते हैं जो भी डेजिग्नेटेड अथॉरिटी है उसको, तो और इसमें आपका इंटेंशन भी काउंट होगा कि अगर आपको जो है इसको शेयर करना है इस मटेरियल को कहीं पर, आपको क्या है फाइन लग सकता है 5,000 रुपए तक का। और अगर आप सेकेंड या सब्सिक्वेंट ऑफेंस करते हैं तो आपको 10,000 रुपए कम से कम फाइन लगेगा। ठीक है, इसके अलावा अगर कोई पर्सन जो कि पोर्नोग्राफिक मटेरियल जिसमें बच्चे का इन्वॉल्वमेंट है उसको ट्रांसमिट करता है, प्रोपेगेट करता है, या डिस्प्ले करता है, डिस्ट्रीब्यूट करता है किसी भी तरीके से, तो उसको जो है पनिशमेंट हो सकती है जो कि इम्प्रिजनमेंट है विच में एक्सटेंड टू 3 इयर्स, 3 साल तक का उसको पनिशमेंट मिल सकता है विद और विदाउट फाइन। ऑल्सो अगर वो उसने जो स्टोर करके रखा हुआ है जो भी पोर्नोग्राफिक मटेरियल है, अगर उसने रिपोर्टिंग के पर्पज से अगर उसको स्टोर करके रखा हुआ है तो उस पर कोई कार्रवाई नहीं होगी। बट उसके अलावा अगर उसने ये पर्पज की किसी को डिस्ट्रीब्यूट करने के पर्पज से, किसी को दिखाने के पर्पज से अगर उसको रखा हुआ है तो उस पर इस तरीके से पनिशमेंट उसको हो सकती है। कोई भी पर्सन जो भी पोर्नोग्राफिक मटेरियल को स्टोर करता है या पोजेस करता है जिसमें बच्चे को कमर्शियल पर्पस के लिए यूज किया जा रहा है, यहाँ पे ध्यान रखने वाली बात यह है कि कमर्शियल पर्पस के लिए अगर आप बच्चे के पोर्नोग्राफिक मटेरियल को स्टोर कर रहे हैं या पोजेस कर रहे हैं तो फर्स्ट कन्विक्शन पर आपको
कम से कम भी 3 साल की सजा हो सकती है और जो कि एक्सटेंड हो सकता है 5 साल तक विद और विदाउट फाइन। ठीक है। अगर आप दूसरी बार या और भी बार पकड़े गए तो उसके लिए आपको कम से कम 5 साल की सजा हो सकती है और जो कि 7 साल तक के लिए एक्सटेंड हो सकती है और इसमें आपको फाइन जो है कंपलसरी देना ही देना है। नेक्स्ट हम बात करते हैं मैंडेटरी रिपोर्टिंग ऑफ ऑफेंसेस की। पॉक्सो के अंदर अगर आप कोई आपके सामने या आपके नॉलेज में है ऐसी चीज कि किसी बच्चे के साथ इस तरीके के ऑफेंसेस हो रहे हैं और आपने रिपोर्ट नहीं किया है तो भी आपको सजा हो सकती है। तो कोई भी पर्सन जो है पॉक्सो के अंडर जो है ऑफेंसेस को रिपोर्ट कर सकता है और अगर वो ऑफेंस हो चुका है तब भी रिपोर्ट कर सकता है या उसे आशंका है, उसे ऐसा लगता है कि इस तरीके का ऑफेंस हो सकता है तो भी वो क्राइम को रिपोर्ट कर सकता है। बच्चा भी डायरेक्टली रिपोर्ट कर सकता है इस अब्यूज को। तो इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पर यह है कि क्राइम मस्ट बी रिपोर्टेड। अगर क्राइम हुआ है तो उसको रिपोर्ट करना जरूरी है। अगर कोई पर्सन पॉक्सो एक्ट के अंदर ऑफेंस को रिपोर्ट नहीं करता है तो उसे 6 मंथ्स तक का इम्प्रिजनमेंट हो सकता है विद और विदाउट फाइन। अगर कोई एक पर्सन जो किसी इंस्टीट्यूशन का इंचार्ज है और वो अपने सबऑर्डिनेट द्वारा किए गए कोई भी ऑफेंस जो कि पॉक्सो के अंडर रजिस्टर्ड है उसको रिपोर्ट नहीं करता है तो उसे भी जो है इम्प्रिजनमेंट हो सकता है जो विच कैन गो अप टू 1 ईयर विद और विदाउट फाइन। अब ये जो ड्यूटी है रिपोर्ट करने की, आपको रेगुलरली अपने इंस्टीट्यूशन में जो सबऑर्डिनेट्स क्या कर रहे हैं, किस तरीके की चीजों को देख रहे हैं, ठीक है, वो आपको कॉन्टिन्यूस एज अ इंस्टीट्यूशन इंचार्ज आपको इस चीज का ध्यान रखना पड़ेगा। तो ये जो इंस्टीट्यूशन है दैट ऑल्सो इंक्लूड्स मीडिया, यानी कि मीडिया पर्सनल है अगर कोई तो उसको भी कवर करना है। होटल लॉज का अगर कोई मालिक है उसको भी ये चीज देखनी है कि मेरे होटल में किस तरीके की चीजें जो है हो रही हैं। क्लब या फिर कोई किसी तरह का स्टूडियो है तो ये भी सारे क्या है इंस्टीट्यूशन के अंडर ही कवर होंगे। और अगर इस तरीके के क्लब या स्टूडियो में या हॉस्पिटल में अगर इस तरीके का कुछ इस तरीके कोई ऑफेंस हो रहा है तो जो इंस्टीट्यूशन का जो इंचार्ज है उसको ये जो है रिपोर्ट करना जरूरी है। तो वो कहाँ पर इसको रिपोर्ट करेंगे? स्पेशल जुवेनाइल पुलिस यूनिट या फिर लोकल पुलिस यूनिट को इसको वो इन्फॉर्म करेंगे। अगर किसी बच्चे ने इस चीज को देखा है या किसी बच्चे के नॉलेज में ये चीज आ जाती है तो इट इज नॉट नेसेसरी फॉर अ चाइल्ड टू रिपोर्ट अ क्राइम। अब बात करते हैं फॉल्स केसेस के लिए पॉक्सो एक्ट में क्या प्रोविजन है। अगर कोई पर्सन के अगेंस्ट फॉल्स कंप्लेंट लिखवाता है या फिर फॉल्स इंफॉर्मेशन देता है तो उसको 6 महीने तक का इम्प्रिजनमेंट हो सकता है विद और विदाउट फाइन। और अगर उसने ये जो फॉल्स कंप्लेंट या फॉल्स इंफॉर्मेशन किसी बच्चे के अगेंस्ट दिया है तो ये जो इम्प्रिजनमेंट है वो 1 साल तक एक्सटेंड हो सकता है। और अगर किसी बच्चे ने ये कंप्लेंट फॉल्स कंप्लेंट या फॉल्स इंफॉर्मेशन दी है तो बच्चे को पनिशमेंट नहीं मिलेगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं कॉन्फिडेंशियलिटी की। तो सबसे पहले यहाँ पर आपको ये जानना जरूरी है कि किसी भी तरीके से मीडिया में, है ना, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो गया या प्रिंट मीडिया, किसी भी तरीके के मीडिया में बच्चे के फुल और एक्यूरेट इंफॉर्मेशन जो है वो नहीं आने चाहिए जिससे भी बच्चे का रेप्यूटेशन या बच्चे की प्राइवेसी खतरे में है या कम हो रही है। ऐसे किसी भी पॉइंट को जो है मीडिया में नहीं दिखाना है। किसी भी तरीके से मीडिया को जो है बच्चे की आइडेंटिटी को रिवील नहीं करना। ऐसा कोई भी इंफॉर्मेशन जैसे बच्चे के फोटो हो गया, बच्चे का नाम हो गया, बच्चे का एड्रेस हो गया, फैमिली की डिटेल्स हो गई या स्कूल के बारे में, नेबरहुड या फिर कोई ऐसी डिटेल जिसकी वजह से बच्चे की आइडेंटिटी रिवील हो सकती है, वो ऐसा कोई भी मीडिया जो है इसको रिवील ना करे। अगर किसी भी तरीके से इसका वायलेशन होता है तो मिनिमम 6 महीने से लेकर 1 साल तक का जो है आपको कारावास हो सकता है विद और विदाउट फाइन। नेक्स्ट हम बात करते हैं पुलिस को रिपोर्टिंग कैसे होगी। इस जब पॉक्सो के अंडर जो भी ऑफेंसेस रजिस्टर्ड हैं उनकी रिपोर्टिंग कैसे होगी। अगर कोई भी सेक्सुअल ऑफेंस हुआ है या फिर हो सकता है किसी बच्चे के अगेंस्ट तो कोई भी पर्सन जो है इंक्लूडिंग अ चाइल्ड, बच्चा भी जो है इसको रिपोर्ट कर सकता है किसी स्पेशल जुवेनाइल पुलिस यूनिट को या फिर लोकल पुलिस को इसको रिपोर्ट कर सकता है। इफ द चाइल्ड रिक्वायर्स ट्रीटमेंट और केयर एंड प्रोटेक्शन, अगर ऐसा लगता है कि बच्चे को ट्रीटमेंट की जरूरत है या फिर केयर एंड प्रोटेक्शन की जरूरत है तो जो स्पेशल जुवेनाइल पुलिस यूनिट है या फिर जो लोकल पुलिस है वो बच्चे को विद इन 24 आवर्स रिपोर्ट करने के विद इन 24 आवर्स किसी हॉस्पिटल में या किसी शेल्टर होम में बच्चे को लेकर जाएगी और इसके साथ साथ चाइल्ड वेलफेयर कमेटी और स्पेशल कोर्ट को भी इस बारे में सूचना देगी। अब बच्चे के स्टेटमेंट को कैसे रिकॉर्ड किया जाता है।
जब भी कोई ऑफेंस पॉक्सो के अंडर रिपोर्ट होता है तो जो भी बच्चे का जो स्टेटमेंट है वो मजिस्ट्रेट रिकॉर्ड करेगा और या फिर पुलिस रिकॉर्ड करेगी जिस तरीके से बच्चा उस स्टेटमेंट को बोल रहा है या फिर जिस तरीके से भी बच्चे ने उस बात को कहा है, ठीक है। और जो भी स्टेटमेंट रिकॉर्ड किया जाएगा वो बच्चे के पेरेंट्स के सामने किया जाएगा या फिर किसी ऐसे पर्सन के सामने इस स्टेटमेंट को रिकॉर्ड किया जाएगा जहां पर बच्चा जो है भरोसा करता है कि बच्चे को जो है भरोसा है उस पर्सन के ऊपर, तो उनके सामने जो है बच्चा का स्टेटमेंट को रिकॉर्ड किया जाएगा। प्रेफर किया जाएगा कि जो बच्चे का स्टेटमेंट है वो कोई वुमेन पुलिस ऑफिसर रिकॉर्ड करे और इसमें स्पेशली इंस्ट्रक्टेड है कि उस वक्त वो जो वुमेन पुलिस ऑफिसर है वो अपने यूनिफॉर्म में ना रहे। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि जो स्टेटमेंट है, जो बच्चे से जो हम स्टेटमेंट रिकॉर्ड करवा रहे हैं वो कहाँ पर होना चाहिए। तो प्रेफर ये किया जाता है कि बच्चे का घर हो, वहां पर ही कर सकते हैं स्टेटमेंट बच्चे का रिकॉर्ड, या फिर ऐसी कोई भी जगह जहां पर बच्चा कंफर्टेबल है, ठीक है, उस जगह पर जो है बच्चे का स्टेटमेंट रिकॉर्ड किया जा सकता है। ऑल्सो अगर आपको ऐसा लगता है कि बच्चे का जो कम्युनिकेशन गैप हो रहा है ना, हो सकता है बच्चा किसी और स्टेट से है, ठीक है, उसे हिंदी या इंग्लिश नहीं समझ में आ रही है, तो उस केस में क्या है आप एक ट्रांसलेटर या इंटरप्रेटर की हेल्प भी ले सकते हैं, या जहां भी जरूरी लगता है कि इस बच्चे की जो बातें हैं उसको एज इट इज ट्रांसलेट करना है या फिर इंटरप्रेट करना है, तो उसके लिए ट्रांसलेटर या इंटरप्रेटर को रखा जा सकता है। If the child has a physical or mental disability and needs assistance in communication, the help of a special educator or some other suitable expert in the field of disability should be taken. अगर बच्चा फिजिकल या मेंटली डिसेबल है और उसे अपने कम्युनिकेशन में किसी तरीके का असिस्टेंस चाहिए तो स्पेशल एजुकेटर या फिर सुटेबल एक्सपर्ट जो भी होंगे उनकी हेल्प ली जा सकती है। ऑल्सो द चाइल्ड शुड बी मेड टू फील एज कंफर्टेबल एज पॉसिबल एंड गिवन फ्रीक्वेंट ब्रेक्स ड्यूरिंग द प्रोसेस। तो जब भी आप बच्चे से स्टेटमेंट ले रहे हैं तो बच्चे को पहले कंफर्टेबली उसको जितना आप कंफर्टेबल कर सकते हो उतना कंफर्टेबल करिए और साथ के साथ उसको जो है फ्रीक्वेंट ब्रेक्स देते रहिए, है ना। ऐसा नहीं आप कॉन्टिन्यूस एक लंबे टाइम में, मतलब 1 घंटा 2 घंटा 3 घंटा आप क्या है कॉन्टिन्यूसली बच्चे से स्टेटमेंट रिकॉर्ड करवा रहे हैं, तो ऐसा अवॉइड करना चाहिए। बच्चे को जो है फ्रीक्वेंट ब्रेक्स देते रहने चाहिए ना, हर 10 मिनट बाद या 15 मिनट बच्चे को थोड़ा सा जो है ब्रेक मिलना चाहिए। और जहां तक पॉसिबल हो बच्चे ने जो भी स्टेटमेंट दिया है उसको ऑडियो विजुअल इलेक्ट्रॉनिक मीन्स में रिकॉर्ड करना चाहिए। और ऐसा इसलिए कहा जाता है क्योंकि बच्चा ऑलरेडी एक ट्रॉमा से गुजर रहा है और आप उससे अगर आपसे कोई चीज मिस हो गई है या आपको कोई इन्फॉर्मेशन जाननी है जो बच्चा ऑलरेडी एक बार बता चुका है, तो बार बार उससे उस चीज को पूछना इज डिफिकल्ट, क्योंकि वो छोटा बच्चा है, उसे चीजें हो सकता है उतनी याद ना रहे। तो आप क्या कर सकते हैं, एक ऑडियो विजुअल इलेक्ट्रॉनिक मीन्स से उस बच्चे के स्टेटमेंट को रिकॉर्ड किया जा सकता है, ताकि अगर आप कोई भी इंफॉर्मेशन मिस कर रहे हैं तो आप उस जो भी आपने जहां पर भी उस चीज को रिकॉर्ड किया है आप उसको वापस चलाकर देख सकते हैं। अब बच्चे के मेडिकल एग्जामिनेशन की बात आती है, तो जो बच्चा है उसको मेडिकली एग्जामिन कराना भी जरूरी है। जितनी जल्दी हो सके उसको उतनी जल्दी मेडिकली एग्जामिन कर लें। फॉर्मल कंप्लेंट या एफआईआर से पहले ही आप उस बच्चे का मेडिकल एग्जामिनेशन करा सकते हैं, क्योंकि ऐसा भी हो सकता है कि बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो कि अगर डिले होने पर वो चीजें जो है हट सकती हैं, है ना, उस वो एविडेंस जो है वो सब चीजें जा सकती हैं। फिर बच्चे का मेडिकल एग्जामिनेशन टाइम से नहीं कराया तो हो सकता है कि बच्चे को कोई सीरियस प्रॉब्लम हो सकती है। तो विदाउट वेटिंग फॉर फॉर्मल रिकॉर्डिंग या कंप्लेंट या एफआईआर बच्चे को जो है मेडिकली एग्जामिन कराया जा सकता है। ऑल्सो ये स्पेसिफिकली इंस्ट्रक्ट किया गया है कि जो अगर गर्ल चाइल्ड है तो उसे वुमेन डॉक्टर द्वारा ही एग्जामिन किया जाए। और किसी भी बच्चे का मेडिकल एग्जामिनेशन जब हो रहा है तो उनके पेरेंट्स की प्रेजेंस में उसका मेडिकल एग्जामिनेशन होना चाहिए या फिर किसी ऐसे पर्सन के प्रेजेंस में होना चाहिए जिसपे बच्चे को भरोसा है। अगर ऐसे पेरेंट्स या फिर ट्रस्टेड पर्सन नहीं मिल पाते हैं तो हॉस्पिटल को ये इंश्योर करना होगा कि एग्जामिनेशन करते टाइम कोई वुमेन प्रेजेंट हो। ट्रायल केसेस के ट्रायल कैसे चलते हैं, पीडी जस्टिस और रीविक्टिमाइजेशन ना हो बच्चे का, इसीलिए जो केसेस हैं वो स्पेशल कोर्ट्स में ट्राई किए जाते हैं विद स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर्स, ठीक है। अब जो ट्रायल होंगे वो इन कैमरा ट्रायल्स होने चाहिए, दैट इज इन प्राइवेट। इन कैमरा ट्रायल्स क्या होते हैं, ये क्या ओपन कोर्ट में ये केसेस नहीं होने चाहिए, जहां पर जो पब्लिक जो है वो
जनरल पब्लिक जो है वो आकर देख सकते हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। जो ट्रायल जो है वो इन कैमरा ट्रायल होगा एंड विदाउट रिवीलिंग द आइडेंटिटी ऑफ द चाइल्ड। इन कैमरा ट्रायल से फायदा ये भी रहता है कि बच्चे की जो आइडेंटिटी है वो डिस्क्लोज नहीं होती है, ऑल्सो बच्चा थोड़ा कंफर्टेबल फील करता है, ठीक है। अब जो स्पेशल कोड्स हैं वो चाइल्ड फ्रेंडली होनी चाहिए, ठीक है। इसमें बच्चे के स्टेटमेंट रिकॉर्ड करते वक्त ट्रांसलेटर या इंटरप्रेटर को का हेल्प ले सकती है कोड। और अगर बच्चा मेंटल या फिजिकली डिसेबल है तो स्पेशल कोड जो है वो स्पेशल एजुकेटर का हेल्प ले सकती है, या फिर बच्चा जिस तरीके की जो लैंग्वेज बोल रहा है ना, फॉर एग्जाम्पल अगर बच्चा डम है और वो साइन लैंग्वेज में बात करता है तो इस तरीके के जो एक्सपर्ट्स हो सकते हैं स्पेशल कोड उनकी हेल्प ले सकता है। नाउ अगर पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट है या एग्रेसिव पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट है या सेक्सुअल असॉल्ट है या फिर एग्रेसिव सेक्सुअल असॉल्ट है, ये दिख रहा है तो कोर्ट जो है एक्यूज्ड को गिल्टी मानेगी। अब एक्यूज्ड को प्रूव करना है कि वो इनोसेंट है। अदरवाइज नॉर्मल केसेस में क्या होता है कि अगर मैंने किसी पर इल्जाम लगाया है कि भाई इस पर्सन ने ये चीज करी है, तो जिसने इल्जाम लगाया होता है उसको प्रूव करना होता है कि हाँ इस पर्सन ने गलत किया है, ठीक है। लेकिन इस केस में यहाँ पर क्या हो गया, अगर मैंने किसी पर इल्जाम लगा दिया कि भाई ये पर्सन जो है गिल्टी है, तो अब जिस पर मैंने इल्जाम लगाया है उस पर्सन को अपना इनोसेंस प्रूव करना पड़ेगा, ठीक है। अब जो पॉक्सो के केसेस हैं विद इन 1 ईयर, मतलब रिपोर्ट करने के 1 ईयर में ही डिस्पोज हो जाने चाहिए। अपार्ट फ्रॉम द पनिशमेंट ऑफ द परपिट्रेटर, यानी कि परपिट्रेटर को पनिशमेंट देने के अलावा स्पेशल कोर्ट के पास ये भी पावर होती है कि बच्चे को कंपनसेशन किस तरीके से देना है वो कोर्ट देख सकती है। सो दैट्स इट फॉर टुडेज लेक्चर। आई होप आपको ये लेक्चर इन्फॉर्मेटिव लगा होगा और आपको ये इजी एक्सप्लेनेशन इसका समझ में आ गया होगा। तो इससे रिलेटेड अगर आपके कोई भी डाउट्स हैं तो आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। साथ के साथ आप मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर।